रूमेटिक डिजीज़ थे, हमने एक टॉपिक करना है, दैट इज़ जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें से एमसीक्यू आता है, सो इसको हम जल्दी से देखेंगे। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पेरिफेरल जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जो सिनोवियम होती है ना, सिनोवियल शीथ, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और उसका कोई कॉज नहीं होता, तो इडियोपैथिक सिनोवाइटिस ऑफ पेरिफेरल जॉइंट्स। अब जब ये होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, तो सॉफ्ट टिश्यूज़ की स्वेलिंग हो जाएगी, इफ्यूजन हो जाएगी। जब ये क्रॉनिकली चलेगा तो हम कहेंगे क्रॉनिक आर्थराइटिस, जिसमें 6 वीक्स जो है उससे ज़्यादा, इन लेस दैन 6 ईयर्स ऑफ एज के 6 ईयर्स ऑफ एज से कम में 6 हफ्ते से ज़्यादा देर के लिए इन्फ्लेमेशन रहती है, क्रोनिक आर्थराइटिस रहता है। कॉजेज़ क्या हैं इसकी? सबसे पहले हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, इडियोपैथिक। इम्यूनोजेनिक सस्टेप्टिबिलिटी होती है कुछ लोगों में, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं लाइक पार्वोवायरस, B19, रूबेला, एप्स्टीन बार वायरस। तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, वायरसेस हैं, इम्यूनोजेनिक सस्टेप्टिबिलिटी और इडियोपैथिक। फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो एक है सिस्टेमिक ऑनसेट और एक है पॉली आर्टिकुलर और एक है ओलिगो आर्टिकुलर। सिस्टेमिक ऑनसेट्स किस में होते हैं? जो बच्चे छोटे होते हैं, 5 साल से छोटे, उनके अंदर होता है। अगर बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो इक्वल इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर 5 साल से बड़े हैं तो फिर फीमेल्स में ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि आर्थराइटिस हो जाता है और साथ में वीज़रा इन्वॉल्व होते हैं लाइक लिवर, स्प्लीन, जिसकी वजह से पेशेंट को हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होती है, और अगर ये हार्ट को इन्वॉल्व कर ले तो पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। इसके अलावा फ़ीवर, रैश, आर्थ्रैल्जिया, मेल्जिया जो है वो मोर प्रोमिनेंट होते हैं देन आर्थराइटिस। तो सिस्टेमिक में याद रख रहे हैं जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लिवर, स्प्लीन और सीरो जो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं लाइक पेरिकार्डियम है या प्लूरल मेम्ब्रेन है या पेरिटोनियल की मेम्ब्रेन है, तो इस तरह से। तो पेरिकार्डाइटिस और फीवर और रैश के साथ आ रहे हैं बच्चे। आर्थ्रैल्जिया, मेल्जिया ज़्यादा कॉमन है। 5 से छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं तो इक्वल है बॉयज़ गर्ल्स में, 5 साल से बड़े हैं तो फीमेल्स में ज़्यादा है। फिर सिस्टेमिक कॉन्सेप्ट्स के बाद आता है पॉली आर्टिकुलर। इसमें फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है, ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 5 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, नी, रिस्ट, एंकल्स, PIP, DIP। मेटाकार्पोफ्लेंजियल जो जॉइंट होता है वो स्पेयर्ड होता है। लिमिटेशन ऑफ नेक और जो हमारा जॉइंट होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। सर्वाइकल स्पाइन की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसकी वजह से एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन होती है, दिस इज़ ऑल्सो MCQ। सर्वाइकल स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो एटलेंटो ऑक्सियल सबलक्सेशन होगा। फीवर, लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फर्दर हम डिवाइड करते हैं पॉली आर्टिकुलर को ऑन द बेसिस ऑफ कि रूमेटिक फैक्टर है या नहीं। अगर होगा तो हमें नोड्यूल्स मिलेंगे, रूमेटिक नोड्यूल्स। और इसके अलावा मैल्जियाज, आर्थ्रैल्जियाज, मलेज और डेली फीवर स्पाइक्स आएंगे। इसके अलावा हमें रेड सैल्मन पिल्क मैक्यूलोपेपुलर इरप्शन मिलती है। पॉली आर्टिकुलर सिंपली के 5 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारे सारे जॉइंट्स हैं, उसमें सर्वाइकल स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट हमने देख ली। और रूमेटिक फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो रूमेटिक नोड्यूल्स मिलेंगे। और इसके अलावा मैक्यूलोपेपुलर इरप्शन सैल्मन पिंक कलर की होगी। नेक्स्ट इज़ ओलिगो आर्टिकुलर। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसकी, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ये इसमें क्या होता है, 4 या 4 से कम जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और यूजली अंडर द एज ऑफ 6 होते हैं। ठीक है, 6 साल से कम एज में होते हैं। इसमें गर्ल्स ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। मोस्ट कॉमन है ओलिगो आर्टिकुलर। 4 या 4 से कम जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज इन्वॉल्व हो रहे हैं और गर्ल्स ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन सी एज है और कौन सी जेंडर में है। गर्ल्स ज़्यादा इन्वॉल्व, फीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, सब में हमने देखा। ठीक है, उसके बाद आता है कि ज़्यादातर लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, नी, एंकल और एल्बो।
और क्रोनिक आयरेडोसेक्लाइटिस जो है उसका रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ डिजीज़। इट इज़ एना एसोसिएटेड एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी एसोसिएटेड। अगर 6 महीने से ज़्यादा की इन्वॉल्वमेंट है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो इसको कहते हैं परसिस्टेंट ओलिगो आर्टिकुलर डिजीज़। इन्वेस्टिगेशंस कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, हमें ESR ज़्यादा मिलेगा, हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, WBC प्लेटलेट्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर ओलिगो आर्टिकुलर है तो हमें CBC और प्लेटलेट्स नॉर्मल मिलते हैं। अदरवाइज़ वैसे क्या होता है, WBC प्लेटलेट्स और ESR रेज्ड होता है, हीमोग्लोबिन कम होती है। इसके अलावा पोली आर्टिकुलर डिजीज़ जो होती है उनमें हमें पॉजिटिव मिलते हैं एना और IgM रूमेटिक फैक्टर, लेकिन बाकियों में ये नेगेटिव होते हैं। और इसके अलावा HLA DR4 और रूमेटिक फैक्टर हमें पोली आर्टिकुलर डिजीज़ में पॉजिटिव मिलते हैं। ओलिगो आर्टिकुलर में हमें HLA-A2 DR5 और DR8 जो है वो पॉजिटिव मिलते हैं। तो बस ये याद रखना, पोली आर्टिकुलर में जो है ना फैक्टर्स IgM एना पॉजिटिव होते हैं, रूमेटिक फैक्टर और HLA DR पॉजिटिव होते हैं। बाकी ये मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी करेंगे ताकि जॉइंट की मोटिलिटी जो है वो सही रहे, मसल फंक्शन ठीक रहे। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, NSAIDs देंगे फॉर द पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। और इसके अलावा मीथोट्रेक्सेट, NSAIDs फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस जो है वो मीथोट्रेक्सेट है। सीवियर डिजीज़ में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, सिस्टेमिक फीचर्स में हम साइक्लोस्पोरीन देंगे, कोई डिफॉर्मिटी हो गई है तो उसके लिए स्प्लेंडिंग करेंगे और रिप्लेसमेंट आर्थ्रोप्लास्टी करेंगे। तो दवाइयों में क्या क्या है, NSAIDs, मीथोट्रेक्सेट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन। वैसे क्या है, फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्प्लिंटिंग, सर्जरी का नाम क्या है, रिप्लेसमेंट आर्थ्रोप्लास्टी। और आयरेडोसेक्लाइटिस हमने देखा ओलिगो आर्थराइटिस के केस में कॉम्प्लिकेशन थी, तो हमने हर 3 से 6 महीने के बाद ऑफ्थेल्मोलॉजिकल असेसमेंट करनी है। So this was the topic which we had to discuss from the rheumatic diseases, and this is all about this topic.